20-22 साल तक आप कम्युनिस्ट नहीं है तो आपके पास दिल नहीं है, लगभग 35 साल तक भी कम्युनिस्ट हैं तो आपके पास दिमाग नहीं है। सिर्फ ये गवर्नमेंट ब्रुटैलिटी कर रही है स्टूडेंट्स और यूथ्स के साथ, उन्होंने 2013 नहीं देखा। लेफ्ट की पॉलिटिक्स भी बहुत करीब से देखी है। मैंने स्ट्रांगली फील किया है कि बहुत ब्रेन वॉश भी होते हैं लोग कई बार। मीडिया को चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें, मीडिया को पिक्चर चाहिए, आपको थोड़ा फेम चाहिए। हाई कोर्ट पास्ड अ नोटिस दैट whosoever has broke these public properties, जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता तब तक जो इलेक्शन रिजल्ट है वो अनाउंस ही नहीं हो गए। रिलीजन इज very dominant in UK. हिंदुत्व वेव could be considered by many people that this is something जो majority में है। What was happening there? SOAS has a lot more population of Middle East. They have a block and they vote accordingly. Thank you so much, Raj, for coming here. It's a pleasure to have you here on the podcast all the way from, you were in United Kingdom only, right? Yeah, I was. Yeah, so all the way from there. Thank you so much for sparing some time out for us on your India tour, or you're planning to go back. I'm going back I'm going back, yes. But thank you so much, bro. I have been quite amazed by your whole resume when I was seeing it on LinkedIn, the stuff that you have done and the places you have worked. It was really very amazing and I was really intrigued कि कितनी सारी बातें हो सकती है यहाँ पे. But honestly, I would like to start this from the basic and the scratch. You know, every Indian, I think deep down has a fascination with foreign nations, or to be that person who goes out or makes a name for themselves there, or study there, or do a job there. But when you actually pragmatically see it, it's very difficult because not everyone can generate that monetary function. Even if they do, then it's difficult to work in good places there. That's the difficult part because there's a lot of competition there already. So I think you have been able to manage, as much as I can see on your portfolio, you have been able to manage these things very properly. So my first thing would be around this only. Being from India, not from like a top tier cream layer of India, going there and making a name for yourself in UK. How was it for you? Or Europe majorly, you have worked in other countries also. Thank you, Aftab. It is nice to be with you guys, and thanks to Akash for making this happening. आपने बहुत अच्छा सा सवाल पूछा कि कैसे वहाँ से निकल के वहाँ तक का सफ़र मेरा रहा है। हम जिस डेमोग्राफी से आते हैं और जिस जगह से आते हैं वहाँ पे सपना है ही नहीं, या ये यूँ कहें कि सपना था ही नहीं कभी, सिवाय 2-4 ऑप्शंस के। हम जब स्कूल में थे तो जब हम सुबह सुबह पैर छू के निकलते थे, मम्मी का, पापा का, दादी का, स्पेशली दादी दादा लोगों का, तो जो भी बुजुर्ग हुआ करते थे उन्हें बस यही पता था कि वो कहते थे अपने शब्दों में, अपने भाषा में, कि खुश रहो, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनो। देयर वर जस्ट 4 ऑप्शंस एंड फिफ्थ वाज लाइक आर्मी, पुलिस, दैट्स इट। तब हमें नहीं पता था कि दुनिया कितनी बड़ी है। तब एक सपना होता था कि कोई हमें कोई जहाज़ दिख जाती थी तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती थी, अरे यार जहाज़ जा रही है और ये जो है विदेश जाएगी। तब यूके यूएसए नहीं होता था, हमारे लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता था विदेश। हम फॉरेन शब्द भी नहीं जानते थे तब। स्कूलिंग वगैरह मेरी वहीं से हुई, और उस सफ़र में कब जो है मैं वहाँ से अभी तक मैं पहुँच पाया, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मेरे जो इर्द गिर्द लोग रहे हैं, उन्होंने टॉन्ट करके या प्रेज़ करके इस जर्नी को और जो है इंटरेस्टिंग बनाया है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट जो कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ होने की, ये सब उन लोगों की बदौलत है। तो फर्स्टली थैंक यू for giving this a space so that I can convey this message to everyone. Yeah. I just wanted to say thanks to everyone who have contributed to my journey. मेरी पढ़ाई लिखाई तो वहीं से हुई है, स्कूल गाज़ीपुर से। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि घर में या गाँव में पढ़ने की बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं।
स्पेशली आज भी हमारे यहाँ स्कूल, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है अभी देख रहे हैं. थिंग्स आर गेटिंग बेटर बट इट विल टेक टाइम. तब जो है गांव में पढ़ने लिखने के अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो मेरे मम्मी ने दादाजी से बोला कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने बाहर शहर जाना चाहते हैं. एंड शहर इज़ लाइक ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विच इज़ लाइक 35 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज. तब दादाजी नकार गए. कुछ हुआ, 2-3 साल में दादाजी गुजर गए. और तब मम्मी ने बोला कि सब कुछ हो रहा है, बच्चों का क्या होगा. दादाजी थे तो वो हेल्प करते थे और वो सब. मम्मी ने पूरा पापा से लड़ाई किया, झगड़ा किया. पापा आने के मूड में नहीं थे. पापा ने सपोर्ट किया फिर इवेंचुअली मम्मी को कि भाई जब किसी के बच्चों पे बात आती है तो लोग सपोर्ट करते हैं. टर्निंग द पेज, जब मम्मी वहाँ से निकल रहे थे हम लोग रात में, सामान वामान हमारा ट्रैक्टर पे रख रहे थे कि जाना है भाई. हमारे गांव वालों ने बहुत मम्मी को ताना मारा. और हमारे ही अपने किसी ने बोला कि हम देखा तो नहीं ना, लंदन पहुँच जालन पढ़ के. Which means we will see if he can go to London after studying in Ghazipur. Ghazipur is my city where we were going to be based for my further studies. I went there in class 6th. So और वो मेरे जहन में हमेशा रह गया. जब मैं लंदन गया था, मैंने मम्मी से बोला था कि मैं, मम्मी घमंड में नहीं, ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने जो टॉन्ट किया था, उन्होंने जो ताना मारा था, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हो गए हैं. आज हम लोग, मैं मतलब लंदन में जा रहा हूँ. एंड माई मॉम वॉज इन टीयर्स. कहने का मतलब बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सालों में, 19-20 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुए हैं. मेरे यहाँ के लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं, वो रैशनैलिटी शायद मेरे सामने निकल के आई है. और जिस अंडरस्टैंडिंग पे आज मैं हूँ, चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे हो, इंडियन पॉलिटिक्स पे हो, इस पूरे जर्नी को शेप किया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने. मैं बैंगलोर में पढ़ाई किया हूँ, मास्टर्स किया था, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से किया था. मैंने गढ़चिरौली में इंटर्नशिप किया था 2 महीने का. मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो हम बातचीत आगे करेंगे, दैट इज़ नॉट जस्ट अ कन्वर्सेशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन टू ऑफ अस. इट्स अ एक्सपीरियंस evolution of a person through different segments of journey in the past 19-20 years. और एक जब बच्चा एक गांव से निकल के आता है, उसके बहुत सारे एस्पिरेशंस नहीं होते हैं, लेकिन मैं इस बात की भी दावा कर सकता हूँ कि जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं, स्पेशली जब हम जिस इलाके से आते हैं, वहाँ के लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है. लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं तो उसको लिए बगैर हम नहीं मानते हैं. एंड द टर्निंग पॉइंट वॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूँ, Which college? आई वॉज इन सत्यवती कॉलेज इवनिंग. इट इज़ इन अशोक विहार. बहुत पॉलिटिकली एक्टिव कैंपस है. एक टाइम पे वहाँ पे, जिस साल मैं चुनाव लड़ा था, वहाँ पे चक्कू वक्कू चले थे, किडनैपिंग की कोशिश हुई थी. एक कुछ प्रॉपर कम्युनिटीज़ का वहाँ डोमिनेंस था. तो वो चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बनाता है, और दिल्ली इन जनरल आपको बनाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय आपको सिर्फ एक किसी डोमेन में नहीं, हर डोमेन में आपको तैयार करता है. और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो कैंपस है, यहाँ से देश भर से लोग आते हैं. पूरे देश से आपके स्टूडेंट्स आते हैं जो आपके. It has been dismantled अभी तो थोड़ा सा because of CUET. मतलब because of that what has happened is कि आ रहे हैं लोग, but majorly it's from the northern India belt. Okay. थोड़ा सा central India belt. So that part is there because you have to now give an entrance and you have to score. Yes. अब जैसे हिंदू का ये था कि I was just asking someone, 800 marks का आपका पूरा एग्जाम रहता है. So the guy who got in was scoring around 785 out of 800. Okay. मतलब मैं ड्यू को पिछले 2-3 साल के 2017 के बाद से फॉलो नहीं कर पाया हूँ क्या चल रहा है, बट मेजरली 2017 तक मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि ये जो कैंपस आपको देता है, और भी कैंपस देते होंगे, बट मैं अपने डी को लेके बहुत बायस हूँ. हिंदू कॉलेज नहीं, कॉलेज एज इन यूनिवर्सिटी को लेके. दिल्ली यूनिवर्सिटी वो जगह है जो आपको रहना, खाना, बैठना, उठना, और सबसे बड़ी बात कि आपको पॉलिटिकली एक्टिव करती है.
which is very important in a democracy like India. You have been thrown to people who will force you to think, I think. Force you to think. हाँ, जैसे अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, बट पहले क्या होता था, आई थिंक इन माई बैच इट वाज कि यूज टू बी डिस्कोर्सेस कि अगर हिंदू में कुछ निकला है, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल निकाला है किसी ने किसी चीज़ के बारे में, समथिंग इज हैपनिंग, दे आर गोइंग टू बी राउंड टेबल्स अराउंड इट, दे आर गोइंग टू बी डेप्सॉक में डिबेट्स अबाउट इट, दिस हाउस बिलीव्स दैट एंड ऑल दैट. और हिंदू कॉलेज का तो बहुत यूनिकली डिफरेंट है, मतलब Yeah. वहाँ का जो यूनियन है, कॉलेज पार्लियामेंट, विच इज़ वेरी प्राइम मिनिस्टर. जब मैं था, हमारे दोस्त वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो इट वाज इन 2000 प्राइम मिनिस्टर. हाँ, प्राइम मिनिस्टर. दैट इज़ वेरी यूनिकली डिफरेंट. बाकी कहीं नहीं है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में. और हिंदू कॉलेज तो हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रहा है, बीइंग इन अ नॉर्थ. Administration is also politically Oh, active. of course. I think the whole administration is politically active across the colleges, but Yeah. or every administration functions government के according. It happens in UK also. UK में भी होता है, ऐसा नहीं है. UK में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हुई हैं. जिस कॉलेज से मैं आता हूँ, वो कॉलेज माना जाता था कि जैसे इंडिया में JNU है, वैसे UK में SOAS है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़. Oh, मतलब extreme left wing ideologies. Yes. JNU में तो वैसे it has decreased थोड़ा सा. हाँ, अभी तो राइज ऑफ ABVP और वो सारी चीज़ें दिखने को मिल रही हैं. हाँ, तो उस वजह से you were saying about SOAS. SOAS में भी है. सब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलने लगी हैं. फंड्स पे बहुत सारे रिसर्च ग्रांट्स पे नज़र रहती है गवर्नमेंट्स की, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. वो चलता रहता है. जब जिसकी गवर्नमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था. Yeah. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे बनाया, मैं ये कहूँ, मैंने करीबन 4 साल यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और तब मैं लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड था. That's a part everyone takes in college. यस. वो उनका कहते हैं ना, किसी ने कह रखा है, आई थिंक पीयूष मिश्रा कहते हैं कि 20-22 साल तक आपको कम्युनिस्ट रहना चाहिए. और उसके बाद भी अगर 20-22 साल तक आप कम्युनिस्ट नहीं है तो आपके पास दिल नहीं है. और 20-22 साल के बाद अगर आप लगभग 35 साल तक भी कम्युनिस्ट हैं तो आपके पास दिमाग नहीं है. ये सब्जेक्टिव है. कब हुआ भाई? ये तो कुछ अलग ही स्टेटमेंट है. हाँ, ये पीयूष मिश्रा जी को उन्होंने ये बात कही है और स्टेजेस पे कही है. एनीवे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया, मैं ये कहना चाह रहा था. और मैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट के उस दौर में. मैंने 2013 में ज्वाइन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, और तब गवर्नमेंट दूसरी थी यहाँ पे, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी. तो जिन लोगों ने लेटली पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया, स्पेशली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न बेल्ट, और चाहे जहाँ से भी आ रहे हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट ब्रुटैलिटी कर रही है स्टूडेंट्स और यूथ्स के साथ, उन्होंने 2013 नहीं देखा है. मैं स्टिल आई हैव अ पिक्चर्स जब मेरा पहला प्रोटेस्ट था अकबर रोड पे, राहुल गांधी किसी के यहाँ था. दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर विद द पुलिस ब्रुटैलिटी. और तब आपको चीज़ें अच्छी लगती थी, क्योंकि तब आपको पता नहीं था कि आप गलत या सही कर रहे हैं. तब आप भीड़ के साथ जा रहे होते थे. इशू वाज गुड. पूरी दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन उसमें इन्वॉल्व थी, सारे स्टूडेंट्स विंग इन्वॉल्व थे. दैट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट FYUP, 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. तो उस टाइम पे वो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और तब से लेके 2017 तक मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे. JNU में काफ़ी सालों तक JNU में आना जाना लगा रहा, चूँकि लेफ़्ट पार्टीज़ वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं. तो मैंने लेफ़्ट की पॉलिटिक्स भी बहुत करीब से देखी है. एंड आई सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली. Oh, cutter leftist. So I have seen how things work, how people do categorize their positions on certain things. आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में कैंडिडेट खड़ा करते हैं, आप दूसरे को बोलते हैं कि डेमोक्रेटिकली चूज़ करना है, क्या आप डेमोक्रेटिकली चूज़ करते हैं किसी को? और हर बार सिर्फ मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट कि उनका अपना लेवरेज करने का तरीका है.
हम्म जितने जितने साल भी पिछले 10 सालों का इलेक्शन का आप रिजल्ट निकालिए, हमेशा लड़की कैंडिडेट क्यों रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और शायद ज़्यादातर नाम ए से शुरू हुए होंगे। आप कहते हैं कि बैड प्रैक्टिसेस मैल प्रैक्टिसेस अदर साइड कर रही है, आप भी वही कर रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को देखने का नज़रिया देती है। पॉलिटिक्स में मेरा इन्वॉल्व होने का कोई इंटेंशन नहीं था तब, पर जब सत्यवती कॉलेज में आया था तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए, और वो मैं बताया तो वहाँ चक्कू चलते थे, कुछ किन्हीं से झगड़ा लड़ाई हुआ, और देन सिचुएशंस हेल्प मी टू पुट इनटू दैट पॉलिटिकल सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उस जर्नी के बाद एक टाइम आया जब लगा कि अब दिल्ली में रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया अपने लिए। बट व्हाई? झगड़े, लड़ाई, केस, मुकदमे, ऑन यू? मी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन पीपल। लंदन जाने से पहले मैंने एक केस अभी ख़त्म किया है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। हम तीनों आयसा से थे, हम तीनों ने आयसा छोड़ दिया था बाद में। द वन पर्सन हु बिकेम द वेरी गुड लीडर एंड द बिग लीडर ऑफ SFI, Students Federation of India. But don't you feel these organizations, if you see student, youth, political organizations, इसमें बहुत ऐसे 0.1% लोग हैं जिनका एक्चुअल में फिर आगे जाके पॉलिटिक्स में कुछ फ्यूचर बनता है. Because if you see it majorly, that's why you are doing it, that you want to make a name for yourself in politics. Exceptions कुछ हो सकती है कि किसी को उसी टाइम बस स्टूडेंट्स के लिए काम करना है या सब, बट मेजरली वाई पीपल वॉन्ट टू डू इट इज़ कि आगे जाके कुछ हो पाए. बट स्टिल उसमें भी इतने सारे, जैसे यू सेड दिस केसेस वाला इशू, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे दिक्कतें बीच में आती है दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली देन एग्जीक्यूट. फिर वही है ना कि ये सारी चीज़ें जब आती है देन इट मेक्स यू क्वेश्चन दैट the people that you are serving, the people that you look up to, are they actually your mentors or they just want to get their political motives done? Because मेरे को ऐसा बहुत मैंने strongly feel किया है कि बहुत brain washed भी होते हैं लोग कई बार. They have become so harsh in politics, ये जो youth वाले हैं, कि वो मतलब खाया जाते हैं, दोस्ती ख़त्म करते हैं, अपने relationships ruin करते हैं just because they have a political belief which was taught to them by some of their mentor in that particular organization. From both sides, I'm saying. So that's one perspective I feel is very omnipresent. That is very relevant actually what just you have said. और हर, मैं किसी एक पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग के साथ ही है। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आपको जब नेशनल कैपिटल में थोड़ा सा लाइमलाइट मिलता है, स्पेशली अगर थोड़े से आप एक्टिव हैं, एवरीवेयर इज़ मीडिया। मीडिया को चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें, मीडिया को पिक्चर चाहिए, आपको थोड़ा फेम चाहिए। और जब आप फेम और रोमांटिसिज्म में जाते हैं, आपको ये नहीं पता चलता है कि आपकी आइडियोलॉजी सही है या गलत है। इट इज़ राइट बिकॉज यू आर टोल्ड दिस इज़ राइट। इट्स ऑल अबाउट द एजेंडा एंड नैरेटिव सेटिंग। आपने किसी स्टूडेंट्स को जो अभी समस्तीपुर बिहार से उठ के आया है, उसको आपने ये बता दिया कि सावरकर गलत थे या भगत सिंह सही थे या मार्क्स सही हैं। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस पॉलिटिकल लैंडस्केप से बच्चा आ रहा है, क्या सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक उसकी कंडीशन है। आप इस पे कभी बात नहीं करते हैं, आप उसको तुरंत ले आके जो है एक किताब पकड़ा देते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट विंग हो। आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको जो है वोट चाहिए डूसू इलेक्शन में। डूसू इलेक्शन के बाद कितने लोग दिखते हैं, जरा हमें बताइए। अभी इट हैपेंड रिसेंटली, व्हाट हैपेंड वाज हाई कोर्ट पास्ड अ नोटिस दैट हूसोएवर हैज़ ब्रोक दीज पब्लिक प्रॉपर्टीज, जितने भी डूसू के उन्होंने तोड़ी है, जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता तब तक जो इलेक्शन रिजल्ट है वो अनाउंस ही नहीं हो गए। सो एट द मोमेंट इलेक्शंस हैपेंड, बट डूसू का अभी कोई है ही नहीं कमिटी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है कुछ नहीं पता। सो टेक्निकली इट हैज़ पास्ड बिकॉज अब तो अब अगली टाइम इलेक्शन हो गए, उसके बाद कुछ होगा। तो ये भी है, अच्छी चीज़ें हैं भाई। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरा मिसमैनेज कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसका कौन जवाबदेही है? वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो आम पब्लिक से ही तो आ रहा है। जिस बच्चे से आप पोस्टर लगवा रहे हैं दीवार पे, हिंदू कॉलेज के गेट पे, दीवार पे, आर्ट्स फैकल्टी के गेट पे, उस गेट को सफाई करने का जो पैसा आ रहा है वो उसी बच्चे के माँ बाप के टैक्सेस से आ रहा है।
अब इन मामलों में थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य में भी स्टूडेंट्स यूनियन के लिए कंटेस्ट किया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी नहीं, पूरा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। आपको एक अमाउंट मिलता है और वो अमाउंट आपको मिलता है फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम द इटसेल्फ? कॉलेज इटसेल्फ। अच्छा। 3000 होता है, 3000 से आप अधिक स्पेंड नहीं कर INR सकते और हैं। पाउंड्स? पाउंड्स, पाउंड्स। सॉरी 3000 INR, 30 पाउंड्स, 13 पाउंड। जस्ट 30 ओके, पाउंड्स। तो भाई कुछ नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं नहीं है। है ये आप तो। 5 पोस्टर बनवाएंगे, 30 पाउंड्स अगॉन। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल कैंपेन के नाम पे वहाँ पे। And what if you bring in some extra sources of money or you put in your own money? इट इज़ वेरी विजिबल। आप अगर ले आएंगे उनको पता चल जाएगा। उनका एक प्रॉपर पैरामीटर है जिसपे वो लिख के देते हैं कि आपको इतना बड़ा पोस्टर इतना तक लगा सकते हैं, इतना बड़ा पोस्टर आप इतने तक ही लगा सकते हैं। तो वो ऑलरेडी वो सब कुछ डिसाइडेड है। तो वहाँ पे आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वहाँ पे पॉलिटिकल इलेक्शन के नाम पे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के नाम पे नल है। आपको सिर्फ 4 या 5 दिन का मौका मिलता है, उसमें आपको कैंपेन करना है। एंड पीपल आर सो इनटू देमसेल्फ, इट्स सो टाइट कि कोई किसी से बात ही नहीं करता है इलेक्शन के बारे में। मैं सोआस की बात बता रहा हूँ, मैं हर कॉलेज में नहीं गया हूँ, पर मंडे को आपका इलेक्शन स्टार्ट होगा और वहाँ ऑनलाइन वोटिंग होती है। वहाँ पे जाके आप ऐसे बटन वाले सिस्टम्स नहीं, ऑनलाइन स्टार्ट होगा वोटिंग, और फ्राइडे को शाम तक वोटिंग क्लोज हो जाएगी और उसी दिन फिर आपको रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा या उसके अगले दिन, जैसे भी। मनी एक्सपेंडिचर वाइज यूके इज़ टोटली डिफरेंट दैन इंडियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ, वहाँ एक अलग गेम चलता है कि यहाँ पे रीजनलिज्म चलता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। Like? लोगों के, स्टूडेंट्स के पास रीच आउट करने के अलग अलग जरिए होते हैं। रिलीजन इज़ द मेन। अच्छा, in UK also? Yes, religion is the main thing that helps them get into the position. आपका अगर मैं कॉन्टेस्ट किया था और मेरे सामने बंदे जो जीते थे वो, it's a very intricate situation. Religion is very dominant in UK. Christianity here we are talking about, right? Every religion, especially. But how every religion can be dominated? There's going to be one religion. मैं सवास की बात कर रहा हूँ, मैं यूके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पे which religion? जैसे I talk about here, so maybe Hindutva wave could be considered by many people that this is like something जो majority में है. What was happening there? SOAS has a population, a lot more population of Middle East. Middle East. And the people of Middle East, including certain nations, they have a block and they vote accordingly. Obviously. So yes, it happens like that, especially in SOAS. मैं बाकी colleges की responsibility नहीं ले सकता हूँ, लेकिन religion has a major role to play in student selection in UK. Very interesting you bring this up. यहाँ पे तो फिर भी लेफ्ट राइट का जो बाइनरी है आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पे लेफ्ट राइट की बाइनरी, लेफ्ट है, लेफ्ट डोमिनेंट है, राइट के लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे वहाँ पे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेफ्ट इज़ वेरी एक्टिव। स्टूडेंट्स में हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूनियंस के। इंडिया में स्टूडेंट इलेक्शन पूरे अलग तरीके से ही चलता है। जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है। लेफ्ट के नैरेटिव्स, इश्यूज, एजेंडा बहुत अच्छे होते हैं स्टूडेंट सिलेक्शन में, बट लेफ्ट ने कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पाया यहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप। I think we have failed. They cannot even do that because if you see left wing, overall it's a Western philosophy created for that nation, that topography. इंडिया में आप उसको कैसे दिखाओगे? कुछ जगह आप उसको वैलिड कर सकते हो। अब इंडिया का जो राइट विंग है दैट इज अटैच्ड टू दी ओल्ड वैल्यूज ऑफ हिंदुत्व, नेशनलिज्म व्हिच वाज हैपनिंग बैक देन। इवन कांग्रेस इटसेल्फ वाज राइट विंग। पहले तो सब राइट विंग ही थे ना। देन सॉर्ट ऑफ दिस
tilt came when BJP came in, other politicians came in कि left भी एक चीज़ हो सकती है, but they were never able to define कि इंडिया में left की importance क्या है, value क्या है, उसकी वजह से bifurcations होती है. बिल्कुल. लेफ्ट और राइट का एक सबसे बड़ा जो मुझे वो लगता है कि लेफ्ट को हमेशा पैट्रोनेज मिली है कांग्रेस की, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइटिंग्स की. आप आज लोग परेशान है कि बीजेपी ये कर रही है, राइट विंग पर्सपेक्टिव के साथ हर पॉलिसीज़ को लेके जा रही है, हिस्ट्री उनके अकॉर्डिंग लिखी जा रही है. कभी आपने उनके राइटिंग्स को पैट्रोनेज दिया ही नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद. उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहे हैं. इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड लेफ्ट हुआ करता था. एक टाइम पे लेफ्ट को बहुत सारे लोगों ने ऐसे जगह दे रखा था कि लेफ्ट के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं. मतलब उनका जो एक नॉर्मल कैडर भी है वो बीजेपी के, और मैं इस बात को यकीन करता हूँ कि एक लेफ्ट का जो नॉर्मल कैडर है वो शायद किसी कांग्रेस या बीजेपी के बड़े नेता से भी अच्छा वक्ता हो सकता है और इशू बेस्ड, डेटा बेस्ड आर्ग्यूमेंट कर सकता है. पर इंडिपेंडेंस के बाद से सारी हिस्ट्री राइटिंग्स को पैट्रोनेज कांग्रेस ने लेफ्ट को दिया है. क्या राइट्स की राइटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? और क्या नज़रिया था? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एज ए स्टूडेंट जब हम लोग उठ के आते हैं हमको बता दिया जाता है कि ये सही है, ये गलत है. क्यों सही है, क्यों गलत है? अगर आप अपने आप को सही बता रहे हैं तो आप क्यों सही हैं वो रैशनल दीजिए. सामने वाला अगर गलत है तो ये रैशनल दीजिए कि सामने वाला गलत क्यों है. Let me choose what is right and what is wrong rather than just giving your perspective and your factual details. But that is even worse in UK. अगर आप वहाँ देखो, they don't even want to accept what the other person is saying. The left wing I'm talking about. When you see this Rishi Sunak when he was in power, तो यार उसके तो कितने posters बनते थे. They used to troll him. They used to call him fascist and all that. Fastest तो एक टर्म में तो सबको देते हैं वो राइट विंग में, बट इवन सम अदर वल्गर टर्म्स ऑल्सो, एंड इवन यूज टू ड्रॉ हिज ड्राइंग्स इन वियर्ड सेटिंग्स और वो सब. तो वो भी था वहाँ पे, बट अब इंडिया में कोई ऐसा कर दे. मुझे लगता है आज के डेट में पॉलिटिकल पोजीशनिंग, पावर में कुर्सी पे बैठना इज़ द प्रायोरिटी फॉर एनी गवर्नमेंट, एनी पॉलिटिकल पार्टीज. यूके में अभी लेबर गवर्नमेंट आई है. आप यकीन नहीं मानेंगे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन. अभी दिवाली सेलिब्रेशन हुआ है. लेबर पार्टी ने, जो मेयर हैं वहाँ के सादिक खान, 3 टाइम मेयर हैं वहाँ के, उन्होंने उस हार्डकोर हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट किया है. तो एक लेबर पार्टी राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग करा के सारा अरेंज मैनेजमेंट कर रहा है. लेफ्ट में, इंडिया में, लेफ्ट एज इन इंडिया में आपकी पोजीशनिंग अलग होती है, वेस्ट में आपकी पोजीशनिंग अलग होती है. आपने कभी अडॉप्ट ही नहीं किया इस ज्योग्राफी को. इंडिया एज अ कंट्री, एज अ नेशन, आपको जब चीज़ें लगता है कि आपके हाथ से निकल रही है तब यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट. फॉर एग्जांपल 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इज की वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ अम्बेडकर जयंती इन DU आर्ट फैकल्टी, जहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ये लोग भी आए थे. एंड द लेफ्ट पीपल रियलाइज्ड कि अम्बेडकर को तो बीजेपी अप्रोप्रिएट कर रही है, हमारे पास रह क्या जाएगा. भगत सिंह को हमेशा हम लोग लेके चलते हैं. दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अम्बेडकर फ्रॉम देन एंड देयर. उसके पहले अम्बेडकर की हार्डली कहीं बात हो गई तो हो गई. तो जब उनको लगा कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो है लाइमलाइट में आ रहा है तो अम्बेडकर के साथ हो लिए. डेमोक्रेसी की बात होती है, क्यों जो है इतने सालों से सिर्फ दीपंकर भट्टाचार्य जो है CPI-ML के महासचिव बन बैठे हैं. कितनी महिलाएं हैं उनके पॉलिट ब्यूरो में. ये सब हमें कभी नहीं बताया गया कि उनके विद इन ऑर्गेनाइजेशंस के क्या सवाल हैं, क्या. अब जब हमसे कोई पूछने लगा बाद में, देन वी रियलाइज कि यार हम कर क्या रहे हैं. मैं इसीलिए कह रहा हूँ गलत और सही कुछ नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव और द पोजीशन यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम. वहाँ से आपको देखने की ज़रूरत है. Very true. And even we are talking so much about elections, I really wanted to bring in US wala elections. Just like I was talking to you before the podcast, यार US का election is literally
that election that should be shown as a case study to every liberal Indian जिसने भी ये बोला था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, आपका पूरा आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया गया एंड ऑल ऑफ दैट वट एवर वॉज हैपनिंग, स्टिल पीपल से दैट लिटरली एवरीथिंग हैपेंड इन US. Your endorsements of celebs, big people, public figures was openly done. अगर इलॉन मस्क, जो रोगन एंडोर्स करे वो ओपनली बोल रहे, टेलर स्विफ्ट, एमिनेम एंडोर्स कर, दे आर सेइंग इट ओपनली, दे आर एंडोर्सिंग. इवन Barack Obama himself was going to places to promote Kamala Harris, है ना. तो that was happening and now Elon Musk is having a space in cabinet, Doge करके, Department of Government of Efficiency. Efficiency. Elon Musk and Vivek Musk for Yes. me, both of them. So you see these things that makes you question कि इंडिया में मुझे लगता है लोगों को वैल्यू ही नहीं है कि हमारा क्या है सिस्टम अभी तक और कैसे चीज़ें चलती है. US में इतना एक्सट्रीम पे हो गया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. इफ दे कैन गो टू सच एन एक्सटेंट, इंडिया विच इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री स्टिल एबल टू मैनेज डेमोक्रेसी, कि चल रहा है, इलेक्ट्रल प्रोसेस हो रहा है, आई थिंक पीपल स्टिल डोंट वैल्यू इट. पता है, आई डोंट सी दिस एज अ कि लोग वैल्यू नहीं करते हैं. लोग बहुत वैल्यू करते हैं, बट वो वैल्यूज़ इम्बाइब करी जाती है किसी सिटीजन्स में, आपको अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू. मैं इस पर आऊँगा, बट एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग आपने बात करी US वाली, US इलेक्शन में लास्ट ईयर जो चीज़ें हुई थी बाइडेन के आने के बाद, आपने देखा था ट्रम्प, मुझे लगा था कि ट्रम्प इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक अगेन. I think और everyone thought that. आप एज अ इंटेलेक्चुअल कुछ भी डिस्कस कर लीजिए कि ट्रम्प क्या था क्या नहीं है. आप अगर अपने आप को डेमोक्रेसी में यकीन करता हुआ इंसान मानते हैं तो इस बात को एक्सेप्ट करिए खुले दिल के साथ कि ट्रम्प को वहाँ की जनता ने जिताया है. इसका मतलब कि वो उनके लिए सही है. आप ये बात डिबेट करना छोड़ दीजिए कि ट्रम्प ये करेगा वहाँ के लिए ठीक नहीं है. आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या डेवलप्ड वर्ल्ड के आउटसाइड US बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं. लोगों को सही लगा, जिता के लेके आए. अगर वोट है तभी तो जीत के आए हैं. सेम चीज़ मैं, And with that to such a large margin. हाँ, आपने आपके सपोर्ट में टेलर स्विफ्ट आई, चाहे जितने लोग हैं उसके उनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं. मैं वही कह रहा हूँ अगेन कि उनके लिए सही था, उन्होंने सपोर्ट किया. आप टेलर स्विफ्ट के लिए हैरिस सही थी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया. बट द नैरेटिव वॉन, द एजेंडाज वॉन. हैरिस नहीं जीती, ट्रम्प जीत गया. इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए. एंड सेकेंडली ऑल्सो आई थिंक वैसे तो ये तो इलेक्शन एनालिसिस ही हो गया हिसाब से, दैट पहले आपने बाइडन दिखाया, फिर यू साइडलाइंड हिम, देन यू गॉट कमला हैरिस, देन आई थिंक कमला हैरिस गॉट वे मोर सेलेब्स देन ट्रम्प if you see the quantity of it, that to famous people. Trump was the hero of the campaign. Kamala Harris was always in shadow of big people. अगर टेलर स्विफ्ट, एमिनेम, ओबामा आ रहे हैं तो पीपल रिस्पेक्ट देम कि यार मैं इज्जत करता हूँ, तो दे वांट टू लिसन. बट कमला हैरिस कहाँ है भाई? मेरा तो लीडर वही है ना, मैं तो उसको चुनूंगा. ट्रम्प आ रहा है सामने, वो सारे रिब्यूटल, वो कह रहा है भाई मैं तो डिबेट करने के लिए बैठा हूँ. But that is not something that Kamala Harris was doing, and she was just making her debates around, I want to talk about trans rights, gender rights, and all of that issues. She was continuously revolving around there. So that is one thing. बिल्कुल. आपने, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सेप्टेंस वाली बात को. हाँ. उन्होंने बात बहुत सारी की. Did people accept her? No. उनके लिए सही नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा. उनको लगता है कि ट्रम्प इज राइट, गए ट्रम्प के साथ. आप, कमला हैरिस ने वो बोला जो उन्हें यकीन था. लोगों ने उनको उस तरीके से रिएक्ट किया जैसा उन्हें समझ आया और जहाँ से उनको सही लगा. उनको नहीं लगा सही. शी विल बी इन अ पोजीशन नाउ. सिंपल सीधी सी एक बात है कि डेमोक्रेसी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ यूनिकली डिफरेंट दैन अदर पार्ट्स और अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. हमारी कितने साल की डेमोक्रेसी? हम 200 मोर दैन, वी आर कंपेयरिंग आवर डेमोक्रेसी फ्रॉम the democracy which was established like 200 years ago. इतने कम समय में the best thing that this government has done is to appoint Jaishankar as a foreign minister. मेरे अपने क्रिटिक हैं बीजेपी के, बहुत सारे क्रिटिक हैं, पर as a student of IR
I feel like the best decision was this government to appoint Jaishankar. Yeah. बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में कि बहुत अग्रेसिव हैं, जो भी हैं रिजल्ट ले आके दे रहे हैं. I want to talk about this in detail, foreign policy में. अभी तो we Sure. were discussing politics वाला part, and even when you see India US का political landscape, there was this one thing जो सबको डर था कि होगी, कि BJP is, if it's going to get this majority mark, they are going to do this one nation one election, Yeah. कि इसको करेंगे, and also like repealing constitution and all. I don't know how people were getting into debates like this, but eventually ये सबके दिमाग में था कि one nation one election होगा. But to you who is into these things, who study about them and see them from like a large landscape, then in comparison to person like me जो ऊपर से देखता है, when you see things like one nation one election, how do you see it? It's challenging. I would say it's challenging, but it's needed. हर 6 महीने पे चुनाव में जाना आम जनता के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, और पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है. एक बार में आप चुनाव कराइए, 6 महीना हो या साल भर, लेट द नेशन सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लेट्स गेट इट डन in a year or 6 months or whatever time it takes, rather than just कि हर 6 महीने पे कहीं कोई एयरपोर्ट्स बंद हैं, हर 6 महीने पे ये स्टेट मशीनरी यहाँ इन्वॉल्व है तो ये काम नहीं हो सकते हैं. I am in support of one nation and one election, although it's a very challenging thing to do, but I feel like if you have people who are given with a good resources and responsibility, it can be done. But it's still very dicey. It's very dicey, I know. That is why I'm saying when we talk about challenges, there are a lot of challenges rolling out होते नहीं दिख रहे हैं. But अगर I see the potential of this government in taking this a step, because they have already proved themselves on many issues. So this can be done, and this should be done in the coming years. And even this one thing I was seeing, जब you see the stark difference between US and India, कि वहाँ पे even the states have the independence to create their own constitution. They have their own constitution to create their own laws and everything, which is not there in India. Was in JK earlier when it was like a state, Yeah. but now it's like there is a unified constitution. But if you see it in that lens, if Indian states are given that freedom कि यहाँ पे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, डू यू थिंक इट्स हार्मफुल? बिकॉज मेरा एक एड ऑन इस पे ये था कि देयर आर टू मेनी रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल पार्टीज हियर इन कंपैरिजन टू यूएस, वेयर मेजरली देयर आर ओनली 2 parties which are dominating. So that's a very interesting point, Aftab. हम लोगों को इसीलिए शायद अलग है, और हमारी डेमोक्रेसी इसीलिए इतनी खूबसूरत है. मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो. ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन लॉज, स्टेट लॉज आर देयर. कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग दैट यूनिफाइज अस. आप और हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम जब बाहर जाते हैं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली. और हम कहते हैं ना कि इंडिया सिर्फ एक धरती का टुकड़ा नहीं है. इंडिया इज मच मच मोर बिगर देन दैट. और आइडिया ऑफ नेशन हमारे स्टेट्स के जरिए ही आता है. वो सारे स्टेट्स मिलके ही हम जो है एज अ नेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. और हर स्टेट अपने आप में अलग है और अमेजिंग है. आप कश्मीर से कन्याकुमारी में देखिए, लैंग्वेज, फूड, लाइफस्टाइल, इश्यूज एक होंगे, प्रॉब्लम्स अलग होंगे. एक इशू हो सकता है, प्रॉब्लम्स अलग होंगे. और वही चीज़ हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत भी करता है और कहीं कमज़ोर भी करता है. रीजनल पॉलिटिक्स इज समथिंग, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बहुत सारे आपके जितने नेशनल पार्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट, हुएवर मेजरली दिस टू, अगर रीजनल पार्टीज़ नहीं होती तो इंडिया के बहुत सारे इश्यूज हैं जो शायद कभी एड्रेस ही नहीं हो पाते.
आप, मेरे अपने पोजिशनिंग है कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्य में कुछ पार्टीज का इमर्जेंस होना बहुत ज़रूरी था एक वक्त पे। किसी के लिए वो चीज़ें गलत हैं, किसी के लिए वो चीज़ सही है। लालू प्रसाद यादव का इमर्ज होना किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। मुलायम सिंह यादव का इमर्ज होना और उनके पार्टी का सत्ता में आना किसी के लिए गलत था, किसी के लिए सही है। आप कहाँ से देख रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है। मैं नेशंस के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अगर उनके एक्शंस, उनकी इमर्जेंस, उनकी इवोल्यूशन हमारे डेमोक्रेसी को मजबूती देती है, क्यों नहीं होने चाहिए? बहुत सारे रीजनल पार्टीज होने चाहिए। अगर किसी एक सत्ता का जो है दबदबा बन गया किसी पावर में, पोजिशनिंग में, तो फिर तो वो एरोगेंट हो जाएगी ना। बट रीजनल पॉलिटिक्स फिर वही सेपरेशन पे आ जाएगा, वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देगा। अब जैसे जेके में इलेक्शंस हैपेंड, सो बीजेपी वाज लिटरली, आई थिंक इट इज़ इन माइनॉरिटी, वहाँ पे है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ योर सीट शेयर वाज इन कश्मीर वेयर NC won and Umar Abdullah is again the chief minister and even some other states you see। अब उसमें दिक्कत ये आती है ना कि फिर कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे दे डिवाइड पीपल सो मच दैट फिर वो इंडिया का ना वो जो एक टैग लगा ना कि इंडिया में कभी पॉलिटिक्स एजुकेशनल नहीं हो सकती है या फिर एलिटिस्ट नहीं हो सकती है, वो हमेशा रहेगा वहाँ पे। कि लोग फिर ये नहीं देखेंगे कि व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन और व्हाट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डन हु वाज इन पावर। दे विल सी कि मेरा अपने रिलीजन का बंदा है, मेरी कास्ट का बंदा वहाँ पे था या नहीं। वो फिर कभी जाएगा ही नहीं if there are too many regional parties there। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रीजनलिज्म bolsters the spirit of democratic institutions। आप किसी एक पार्टी पे भी तो डिपेंड नहीं हो सकते। क्या नेशनल पार्टीज नहीं करती हैं कास्ट पॉलिटिक्स? करती है, वो तो और ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे करती है, रिलीजन पे करती हैं, कास्ट पे करती हैं। क्या हम सोलली छोड़ सकते हैं नेशनल पार्टीज को विदाउट रीजनल पार्टीज? नहीं छोड़ सकते हैं। दैट पार्टीज विल गो एरोगेंट, और वो गई हैं। चाहे इमरजेंसी का दौर रहा हो, चाहे बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और अभी करंट इस गवर्नमेंट में भी हुए हैं। और तब रोल आता है ब्यूरोक्रेट्स का। आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग कि हर ब्यूरोक्रेट आइडियोलॉजिकली जो है पोजीशन है कहीं। मैं भी पोजीशन हूँ, हर बंदा होता है और होना चाहिए। पर जहाँ बात आती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, वी आर सर्विंग द नेशन, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी और दैट चेयर। आई मीन नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल। हमें वहाँ के लोगों के बारे में सोचना है। और वो जो इंटरट्रेनिंग प्ले है ना बिटवीन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड दोज लैटरल एंटिटीज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, वो वहाँ पे देखने को मिलता है। रीजनल पार्टीज का हमेशा से रहा है कि भाई वो अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहती हैं और वो रहेगा। लालू प्रसाद यादव का इमर्जेंस और इस्टेब्लिश ही यादवों के ऊपर है, तो वो जाहिर सी बात है यादवों के ऊपर रहेगा। पर क्या यादव लोग जो है पूरी तरीके से डेवलप कर गए हैं बिहार में? क्या यादव परिवार गरीब नहीं है? क्या यादव परिवार इस बात को सवाल खड़ा करता है कितने साल पावर में रहने के बावजूद भी जो है पूरा यादव परिवार क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब कि तो वो रीजनलिज्म पॉलिटिक्स में भी कास्ट को कहीं एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। क्या मुलायम सिंह यादव जो है यादवों को लेके जो चले, हर यादव परिवार आज समृद्ध है उत्तर प्रदेश में? तो ये इतना आसानी से आंसर नहीं किया जा सकता है कि रीजनलिज्म, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ सेंट्रल का दबदबा जरूरी है, स्पेशली बॉर्डरिंग कंट्रीज, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर। नेशनल इंटरेस्ट इज समथिंग दैट शुड बी सर्व्ड फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। वहाँ पे जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। बट डू यू फील एट द मोमेंट इलेक्शंस आर सॉर्ट ऑफ बिकमिंग वेरी मेजॉरिटेरियन, एज इन जो भी अब पार्टी में आ रहा है, सॉरी पावर में आ रहा है, वो चाहता है पावर में रहना हमेशा। अब जैसे ट्रम्प ऑल्सो जोकिंगली मेड द स्टेटमेंट कि आई डोंट नो इफ दे वांट मी, इफ पीपल वांट इट देन इट कैन हैपन, पीपल आर ऑल्सो स्केर्ड बिकॉज ही हैज़ द मेजॉरिटी। 22nd अमेंडमेंट ही रिपील कर दे। अब दीज आर टॉक्स,
एंड इवेंचुअली वो बीजेपी के लिए भी था कि अगर उसको मेजोरिटी आती तो वो अपना वो हटा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वो पता नहीं क्या वापस टर्म में चढ़ जाएंगे. सो यू एंड अप इन डिस्कशंस लाइक दिस, जो कि पहले इतना नहीं होता था. अब लोगों को अंदर डर भी है कि एक मेजोरिटेरियन सिस्टम की तरफ क्या हम जा रहे हैं. क्या अब हम बस एक मेजोरिटी पॉलिटिक्स, एक मेजोरिटी लीडर देखना चाहते हैं कि बस ये एक लीडर है, ये एक सेट नोशन है जो अब चलता रहेगा. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स देयर दैट? सॉरी. डेफिनेटली नॉट. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल द गॉन इलेक्शन. अभी जो इलेक्शन गया है हमारा लोकसभा वाला, सभी को संविधान खतरे में दिख रहा था. सभी को संविधान खतरे में दिख रहा था. But the nations proved that this is the beauty of democracy. मतलब अगर आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटेरियन चीज़ें दबदबा बनाई रखी जा सकती हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सबक था इस बार का इलेक्शन. अगर सब कुछ अच्छा, आप सोचिए ना, राम मंदिर वाला पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए. सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है क्या? चाहते तो पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर सकते थे, हार गए. पर देर आर एग्जाम्पल्स जो आप उस साइड जाके देखना चाहेंगे, देर आर एग्जाम्पल्स जो हम इस साइड आके देखना चाहेंगे. क्या कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से देख रहे हैं वो देखने के ऊपर निर्भर करता है. जो अपोजिशन आज संविधान खतरे को बार बार बता के आम जनता के बीच जाना चाह रही थी, अभी भी लोग संविधान खतरे में बता रहे हैं. When Congress was in power, did they try to go among the citizens? क्या वो लोगों के बीच गए, या क्या किसी स्कूल करिकुलम में, प्राइमरी स्कूल्स में, या कहीं भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को रखा, उनके वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खुद एक तरीके से बात कराई कि आम पब्लिक के बीच में कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं उनके प्रति. हम सब ये बात करते हैं कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है. अधिकार तो है, लेकिन उनके प्रति कुछ जिम्मेदारी भी तो है. आज आप आम जनता के बीच बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में. आम जनता को नहीं पता कि संविधान में लिखा क्या है. आम जनता को कैसे पता होगा कि संविधान खतरे में है? संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि एजेंसीज के इंटरेस्ट नहीं सर्व हो पा रहे हैं, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पा रहे हैं. और मैं ये किसी पार्टी लाइन पे नहीं, हर उस इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव कि विच पार्टी दे बिलोंग फ्रॉम. कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं. तो आप ये पार्टी आइडियोलॉजीज अभी सब कुछ साइड हो गई हैं. इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एजेंसीज इंटरेस्ट. विच एजेंसी? एजेंसी एज इन, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ. एजेंसी एज इन होल. तो संविधान कभी खतरे में नहीं था. संविधान तब भी खतरे में था जब लोगों ने इमरजेंसी लगाया था, तब भी एक बार हवा चला था. राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में एक चलता था कि बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है. ये नारा चला था. तो आप मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहे थे, उसमें बीच में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नारा चला था एक बार कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम. ये वो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जो आम जनता के बीच लेके आप जाते हैं और आप पॉलिटिकल गिमिक खेलते हैं. संविधान कभी खतरे में नहीं था. जो गवर्नमेंट आती है अपने आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग चेंज करती है. इट्स द ब्यूरोक्रेट्स and the responsible people who are holding the post, they have to be responsible enough to serve this nation and the people of this country. But can India ever go towards a path जहाँ पे religion कभी भी एक major role play नहीं कर रहा है election determine करने के लिए? It is purely the work what a particular government has done. हो पाएगा पूरा का पूरा, डेफिनेटली हो पाएगा. कितना टाइम लगेगा मुझे आइडिया नहीं है. हो रहा है, बहुत जगहों हो रहा है. आप अगर काऊ बेल्ट को छोड़ दें, बहुत सारे शहरों में चीज़ें हो रही हैं. जैसे आप शहरों में चले जाइए तो बहुत सारे लोग हैं जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे, स्पेशली द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज़ नाउ ड्रिवन बाय द इशू बेस्ड पॉलिटिक्स rather than just
बीइंग इमोशनली और आइडियोलॉजिकल ड्रिवन। Hmm. मैं अभी यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, बट मैं भी एक वोटर हूँ इंडिया का, और मुझे जब आज के डेट में चुनाव करना होगा, मैं ये देखूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा मैनिफेस्टो लेके कौन आ रहा है। आई नो डिलीवरिंग कुड बी एन इशू, Hmm. कि वो कितना डिलीवर कर पाते हैं, बट मैं विज़न देखना चाहता हूँ। Hmm. एक आपको इसी पे मुझे याद आ रहा है कि लोग जैसे बीजेपी बोलती है ना कि नेहरू ने ये किया, गांधी परिवार ने ये किया, जैसे लेफ्ट बोलता है कि सावरकर ने ये किया। मैंने नहीं देखा लोगों ने क्या किया। Hmm. मेरे सामने जो नेता है, मैं उनको देखना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मैं अगर इतिहास में जाके हर व्यक्ति को, हर लीडर को उनके किए पे जज करने लग जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, अंडरस्टैंडिंग क्या थे उस समय के, मुझे नहीं पता। गांधी ने किस सिचुएशन में अहिंसा अपनाया और अहिंसा के बहुत सारे प्रोटेस्ट को विड्रॉ किया, मुझे नहीं पता है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे। कैसे बचा सकते हैं आप मेरे को, जब मैं मरना है सोच चुका हूं तो? नहीं बचा सकते थे भाई। वो तो फिर काफी कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है, अगर आप उसको देखो तो फिर हिस्टोरिकली मतलब उस पर अपने डिबेट्स हैं। मेरा ये मानना है कि भगत सिंह वॉज ऑफ द बिलीव कि उनको एक कुर्बानी देनी है, और उससे युवाओं में एक नया जोश पैदा होगा जो जो एक कुर्बानी मांगती है, और उनका अपना पोजिशनिंग था उस चीज़ को लेके। मैं वो कह रहा हूँ कि आज के डेट में जो मेरे लीडर्स हैं, क्या राहुल गांधी के पास वो पॉलिसीज प्रपोज कर पा रहे हैं? उनके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं, क्या वो विजन दे पा रहे हैं? पॉलिटिकल गिमिक नहीं, जुमला नहीं, जुमला नहीं, वाकई में आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अगेंस्ट में? पॉलिसी तो ये है ना कि सारे अपोजिशन को इकट्ठा करो ताकि इसे हरा सके। दैट इज द मेजर आई पॉलिसी। स्लाइटली डिनाई विद दैट फैक्ट, क्योंकि अलायंस तो खैर एनडीए का भी है, तो वो हमेशा दैट से रहा है। हैपेंड दिस टाइम बिकॉज दे हैड टू टेक इट, अदरवाइज फॉर्मेशन कैसे होता? बट स्टिल कांग्रेस और बीजेपी का आप वोट शेयर देखो तो ऑब्वियसली बीजेपी हैज फार मोर वोट्स देन कांग्रेस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ट्रम्प के बारे में बोल रहा था, वैसे मैं मोदी के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि मैं मोदी को अपना नेता नहीं मानता हूँ, आप माने चाहे ना माने, संविधान ने, जिस संविधान की आप बात कर रहे थे, जिस संविधान का बिना दे के आप आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसी संविधान ने जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होने की शक्ति प्रदान की है उस वोट शेयर के थ्रू। और पॉलिसी में चेंजेस होंगे, आप मानिए चाहे ना मानिए। सबको पता है कांग्रेस कौन रन कर रहा है या बीजेपी कौन रन कर रहा है। क्या गलत है, क्या सही है, ये आप पे निर्भर करता है आप कहाँ से देख रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, यस वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। मेरे को यार बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलना था। यू वर टॉकिंग अबाउट जयशंकर, बट आई हैव एन वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हियर. I have been talking to a lot of people from this particular sect of society who either talk about security and country or foreign policy overall. When you talk with them, you realize this one thing, and even by personally reading a lot of things, कि India has sort of become very individualistic in its stand, where there are many countries, especially European countries, which are forced by some bully countries like रशिया और यूएसए कि आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. वहाँ पे इंडिया हैज़ इवन समटाइम्स सेड नो टू यूएस ऑल्सो if they are asking for some troop support or anything. India has said no. And even in this current conflict of war of Israel, Palestine, and UK and Ukraine and Russia, India has maintained its stand. It is one side having a dialogue with both आपका Israel and Russia, and also providing the support to Palestine and Ukraine. So I think when you see India from that lens, it has sort of become very individualistic, and that also scares you sometimes. हाँ, वो चीज़ें देखने को मिली हैं, स्पेशली जयशंकर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ व्हाट ही इज राइट नाउ. इंडिया इज एक्टिंग डिफरेंटली against its conventional attitude and approach lately. हम लोग, now we are a population of around 1.4 billion. हम लोग
बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रखे थे हम लोग का। फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं कि जयशंकर बहुत कुछ अच्छा या कुछ नया लेके आ गए हैं, जो रखा हुआ था उसी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व करना है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स पहले भी रहे हैं। हमारा जो सबसे खूबसूरती है ना, वो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है। हम किसी को ये नहीं बोलते कि भाई, किसी भी नेशन के साथ ऐसे नहीं जाते हैं कि अब तो तुम ही हो, और या किसी के साथ ऐसे भी नहीं जाते हैं कि हम आपको हेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पूरा जो ग्लोबलाइजेशन के बाद का रिलेशंस है बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस का, पूरा जो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट हुआ है वो ये है कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते हैं। या आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोचेज एंड एटीट्यूड पे डिफर करता है कि आप अपने कंट्री को कहाँ लेके जा सकते हैं। और उस चीज़ में जयशंकर ने अपने आप को बहुत बेहतरीन से प्रूव किया है उस पोजीशनिंग पे। जब पूरी की पूरी दुनिया जब एक बहुत सारे युद्ध के मंजर से गुजर रही है, तब इंडिया अपने बिजनेसेस को एम्पलीफाई कर पा रहा है अलग अलग नेशंस के साथ, अपने इंटरेस्ट को रख पा रहा है, और सिर्फ रख नहीं रहा है, उस पर निगोशिएट करके उन चीज़ों पे वापस लेके आ रहे हैं बहुत सारे ट्रेड्स, बिजनेसेस, बहुत सारे कमिटमेंट्स जो हम फुलफिल कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट इज राइट नाउ व्हेन वी आर सिटिंग हियर, COP in Baku is in process. We are the third global economy in terms of IR, but we are I think we are the, if not lowest, we are one of the least per capita emitter as a country. जबकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना हाई है। तो आप जब कुछ पैरामीटर्स पे आप जाके देखते हैं तो आप कहाँ पे अपने आप को रख पाए हैं, अपने कमिटमेंट्स को इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के साथ कितना कमिट कर पाए हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इंडिया हमेशा एज अ कंट्री पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रस्ट किया जाता है, और अब और ज़्यादा किया जाने लगा है बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ अप्रोच दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड। आप साथ आइए, हम आपके साथ चलेंगे, नहीं आएंगे हम दूसरा कुछ अप्रोच अपनाएंगे। जैसे बीच में यूरोप ने, आप लोगों ने सुना होगा कि यूरोप ने सवाल खड़े किए थे कि हम रसिया से ऑयल ख़रीद के उसको यूरोप पे फिर डिलीवर कर रहे हैं। हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। हम इंटरेस्ट बहुत सारे थियरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। मेरे लिए रियलिज्म, मैं अपने आप को रियलिस्ट मानता हूँ। सामने जो है, एवरी स्टेट हैज़ देयर इंटरेस्ट एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली। मेरे लिए जो सही है वो सही है। आई नो कि अगर उसका इफेक्ट होता है वी विल मैनेज समहाउ, बट अभी जो हमारे लिए प्रायोरिटी में है उसको हमें देखना है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का बहुत अच्छा पोजीशन है अभी फ़िलहाल में। जिनको गलत लगता है, जैसे मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स को सुनता हूँ, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, शशि थरूर, वो एक टाइम पे यूएन जनरल असेंबली के हेड बनने वाले थे। मेरी अंडरस्टैंडिंग उनके जितना डेवलप नहीं है, बट मैं जितना कुछ भी अभी तक समझ पाया हूँ, डेफिनेटली ये कि in a time that we are global conflicts, uprisings, warfares, India has positioned itself in a very uniquely mannered, where it is being respected, invited, and accepted, most important, in the international platform. Yes, and this brings me to United Nations. I want to ask this very blatantly and openly because this is a question that has been tweaked by even journalists also to many people, that if there is an organization which was built after World War II to establish or maintain peace and all those adjacent goals, after such a long time, इतना सपोर्ट होने के बाद भी, इतना फ्रीडम होने के बाद भी, why is it still having difficulties in achieving some of its goals, which could be even related to climate
or even related to some harsh situations where wars are happening. It provides sanctions, it provides everything it can in terms of paper or in terms of oral आपका जो order है, but when it comes to the execution part of it, we can't see. So basically, United Nations is ineffective. Are you trying to? But I am no one to say that. It is just the how their image appears in the world. You are one of those so many people that this question, and even I had, like when I joined as a student of IR. मैं यूनाइटेड नेशंस को इस तरीके से देखता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ बेहतर तरीके से परोस के मिल जाएगा. यूनाइटेड नेशंस एज अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ प्लेटफॉर्म मिलता है एक दूसरे से बातचीत करने का. 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 51 मेंबर स्टेट्स ने ज्वाइन किए थे. टुडे इट्स अराउंड 193. इतने सालों में अगर यूनाइटेड नेशंस अच्छा नहीं था, इतने सारे मेंबर स्टेट्स आए कहाँ से? एवरीबडी ज्वाइंड. When India was offered a seat. या तो उस दौरान वो इफेक्टिव रहा है तभी लोग आए हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इफेक्टिव है या नहीं है, ये आप पे निर्भर करता है और कंट्रीज पे निर्भर करता है कि आप कितना आप उससे लेना चाहते हैं और उसमें कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. बहुत सारे सवाल हैं स्ट्रक्चर पे, फाइनेंसेस पे, फंक्शनिंग पे. मेरा एक सीधा सा ये जवाब है कि इट्स अ प्लेस जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात कर सकते हैं, वो जगह प्रदान करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम आज बातचीत कर रहे हैं कि ये घर हमको मिला है, ये जगह मिली है, तब हम बातचीत कर पा रहे हैं. हम रोड पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे. तो दो नेशंस के बीच में वॉर फील्ड में बातचीत नहीं हो सकती है. हम वॉर में ना जाएं, इसलिए यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह बनी है. अगर क्लाइमेट को टैकल करना है तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज is something that is based out in Germany, which is a climate arm of the United Nations, where I was doing internship. वो आर्म इसलिए बना है ताकि जितने भी कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट को लेके एक उत्सुकता दिखाएं, एक एक्साइटमेंट दिखाएं और एक कमिटमेंट करें कि हम क्लाइमेट के प्रति कितने सिंसियर हैं और हम क्या क्या करना चाहते हैं. But just to show, not to implement. There are countries which are not implementing, they are just greenwashing. China, for example. पर मैं क्लाइमेट को एज एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे. लेकिन क्या जो कंट्रीज मेंबर स्टेट्स हैं जो वॉर में जा रही है, डू दे हैव अ रियलाइजेशन कि उनके वॉर्स का कितना इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट अग्रीमेंट्स पे? इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो एनडीसीज में, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में, वन ऑफ द टॉप मेंबर स्टेट है क्लाइमेट में. अपने सारे अग्रीमेंट्स फुलफिल करती है, कमिटमेंट्स फुलफिल करती है. और इसीलिए मैं स्टार्टिंग बोला कि इंडिया इज़ अ ट्रस्ट वर्दी नेशन अमंग द IR लैंडस्केप, अमंग द डिफरेंट कंट्रीज. चाहे क्लाइमेट की बात हो, ट्रेड्स की बात हो, WTO में पोजीशन देखिए, क्लाइमेट में पोजीशन देखिए इंडिया की. इंडिया ने डिलीवर किया है जो बोला है. आप कहाँ से देख रहे हैं गलत सही आप बाद में तय करिएगा. अगर हमने वो बोला है कि हम करेंगे तो हमने किया है. तो UN इज़ अ प्लेस वेयर यू जस्ट go and talk with other countries, other nations. डिप्लोमेटिक चैनल्स एक क्रिएट होते हैं जहाँ पे हम वॉर में ना जा सके, जो वर्ल्ड की ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर हम मिल के काम कर सकें. इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ पे तेल सुई से लेके तलवार तक और पढ़ाई से लेके पायदान तक सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. वहाँ पे इंडिया इंडिविजुअली एक्ट इसलिए करता है जस्ट टू आंसर. हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास लोग हैं. इंडिया इज़ इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर आज हम इंडिविजुअली एक्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द मेजर वर्क फोर्स इन UK. वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द वर्क फोर्स इन US. क्यों ना हम करें? जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास पावर होता है, वो एक्ट करता है. IR का सबसे बड़ा थियरी है. और हर स्टेट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रन करता है. हम जयशंकर इज़ अ मिनिस्टर
ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया, नॉट फॉर यूके। Hmm. वो इंडिया के इंटरेस्ट में करेंगे, ना ही कि यूके के लिए। तो यूके में बैठा अगर कोई जर्नलिस्ट उनसे ये सवाल कर रहा है कि आप रसिया से तेल खरीद रहे हैं, Hmm. तो उस जर्नलिस्ट की फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस बात पे भी सवाल खड़ी करनी चाहिए। Hmm. द वेस्टर्न मीडिया इज पोलराइज्ड, फंडेड एंड गाइडेड Hmm. by the people. They are not known in public. And in the name of free journalism, you see these liberal media outlets and you go to their pages. I happen to like read them because of research work. वहाँ पे you see this banner, please support free journalism. Continuously they are doing this, but इतना सब आप तामझाम कर रहे हैं, there is some source of funding. हो ही नहीं सकता बिना फंडिंग के। बहुत सारी यूएन एजेंसीज, मैं यूएन को देखिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। Hmm. अभी इसराइल पैलेस्टीन वॉर में बहुत सारे यूएन एम्प्लॉयज पाए गए हैं जिनका कनेक्शंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिला है। Regarding what were they doing exactly? दे आई मीन यूएन ऑफिस में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं। यूएन ऑफिस में जो है, यूएन रिफ्यूजी कैंप्स में और यूएनएचआरसी के कैंप में या कहीं, आई एम नॉट श्योर, आई एम फॉरगेटिंग दैट डेटा, बट बहुत सारे ऐसे वेपन्स मिले हैं। वहाँ के लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे। इसका Of मतलब UN ऑफ यूएन in Israel-Palestine war. इन वॉर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएन खराब है। आई मीन क्या हम कहें कि But फिर यूएन US खराब है? but UN has his favorites, you are saying. UN has it. No. I'm not saying that UN has its favorites. I'm saying every individual is guided by their own interest also. Even though working in a international organizations like UN. UN is a multilateral organization, और पर वहाँ पे हमारे आपके जैसे ही तो लोग हैं, इंडिया के कुछ लोग हैं, बाकी कंट्रीज के कुछ लोग हैं। Hmm. बट क्या हम सिर्फ यूएन के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं? दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट एज वेल। Hmm. बट वो मीडिया में नहीं है, कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता है उस पर। और इंडिया जब अपने आप को एक अग्रेसिव तरीके से, या चाहे जिस तरीके से भी अपने बातों को रख पा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, Hmm. तो हम आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। Hmm. There are a lot of reports and issues that are there. But this weapon wala part which you were saying that UN is keeping, this is for them supporting Israel, you were saying? UN, the employees of UN who were keeping weapons? No, they were in connection of Hamas. Okay. So this is like a way. Okay, so this is the third way of them actually making this happen, you're saying? I'm not saying what they were doing. I'm just saying that They were people are, reports. see, you have to trust the sources. अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में द वायर की बात को सच मान रहे हैं और द प्रिंट की बात को सच मान रहे हैं, आज तक की बात को सच मान रहे हैं, तो हमें अगर अल जजीरा की भी बात सच माननी है, तो बाकी के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके भी सोर्सेज को हमें सच माननी पड़ेगी। उनके भी अपने सोर्सेज हैं। आप सोर्सेज पे खड़ा कर सकते हैं सवाल, पर अगर आप मीडिया में आया है तो कहीं ना कुछ तो है। Hmm. धुआं तभी उठ रहा है, कहीं तो आग लगी होगी, कुछ ना कुछ And तो this, जला होगा। and this is same instance with आपका Israel और Palestine war also? हाँ, एज इन सॉरी, The same context that you were saying that weapons अगर रख हाँ, रहे हैं, तो the बिल्कुल। same thing is being applied to Israel-Palestine conflict. बिल्कुल किसी पे भी अगर आप मेरे पे ब्लेम खड़ा कर रहे हैं Hmm. और मैं डिनाई कर रहा हूँ, तो ब्लेम आया कहाँ से? इंटेंशनल है या तो पूरा का पूरा, तो वो दोनों साइड से तो होगा। Hmm. अल जजीरा इज फंडेड बाय कतर गवर्नमेंट। Hmm. पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट लॉबी जो है लगा हुआ है। Hmm. They even, I think, did quite a few articles on the whole election campaign of India. आप अल जजीरा के रिपोर्ट्स पढ़िएगा इंडिया के अगेंस्ट। I have, so I can relate. I mean, of course, you would have gone through, but I'm just trying to understand कि जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, Hmm. everything is guided and influenced. आप कहाँ हैं और क्या करना चाहते हैं, किस इंटेंशन के साथ, वो मैटर करता है। Just one very quick thing regarding this. If India is made a permanent member in UN, like Russia, China, I'm forgetting names, some names here. But if India is made one of the permanent members in UN, do you think it is going to change the way these things are happening? Instances like these?
Instances like this, as in you were talking about the media writings or the incidents in like Yeah. Palestine, Israel. Yeah, that. I cannot be responsible or assured of what the third person is going to do, but definitely the people who have not been involved in that democratic process or that process of involvement. इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे हम कोलेबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं. तो अगर हमें परमानेंट इंडिया को परमानेंट जगह मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल में, लॉट ऑफ कंट्रीज जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कुछ अच्छा होने का यूनाइटेड नेशन से, दे विल बी एनर्जाइज्ड एंड द वॉइस टू एम्पलीफाई द आइडिया ऑफ global governance through coordination and collaboration would be much more higher than what it is right now. इंडिया के पास एक पोजीशन होगा, रिसोर्सेज हैं, विजन है. सबसे बड़ा सवाल है कि विजन है इंडिया के पास, एटलीस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Yeah, that was I was thinking Abhi when you were saying this. The country who has guts to stand to US and say no in some of its decisions, और ये एक bully country है who bullies people. Just imagine them getting a permanent seat, then what will they be able to do in the whole global atmosphere? And almost like summarizing the conversation now, one last thing I just want to ask here. I think some things happen to you when you read about society, culture, history, economy, politics, international relations. There is something that changes in you as an overall human being. You start seeing things एक different lens से. You don't resonate sometimes with people because you have your own perspective. You have read, you have made some opinions, और हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है. If I ask you if there was something that you have taken away from all those learnings of so many things, either working at UN or reading your own readings, being a participant in some protests, so many things. What is the big key takeaway that you have taken with you so far in life? There are a lot of things, but I think the most important thing is, one of the most important thing is like कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे जो बहुत कुछ आपको बताएंगे और बताना चाहेंगे. आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है. कोई आएगा अपना आइडियोलॉजी बता के जाएगा, कोई अपना आएगा अपना पर्सपेक्टिव बता के जाएगा. अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह से आते हैं और जहाँ जाएंगे, जहाँ जाना चाहते हैं, उनमें उनका कोई अहम योगदान है तो उनसे आप ले लीजिए जो लेने लायक है. स्टार्टिंग में हमारी वहीं से बात हुई थी कि मैं इंडिया इसलिए वापस आना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू गिव बैक टू दिस कम्युनिटी. मैं वहाँ पे काम करूँगा, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा पैसा है, पर खुश रहना नहीं है वहाँ. मैं वहाँ खुश नहीं रह पाऊँगा. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के लिए दैट इज़ अ ड्रीम प्लेस. मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में आप यकीन कर रहे हैं, करते हैं, उसको शिद्दत के साथ करना चाहिए. और ये पूरी जर्नी जो रही है, हो सकता है जो आज मैं हूँ कल ना रहूँ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए. आई हैव गिवन माई सेल्फ दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू फिगर आउट कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ. शायद मैंने जो बातें बोली उसमें बहुत सारी गलत होंगी. अगर कोई मुझे करेक्ट करेगा, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, बट विद द फैक्ट एंड द ट्रूथ, कि आप मुझे कन्विंस कर पाएँ. ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आप यकीन कर लीजिए. And I think conversations like this which we are doing on camera is something जो लोगों को off the camera करने की ज़रूरत है. खासकर इंडिया में जो ओपन डायलॉग्स जिसको बोलते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थोड़ी सी ज़रूरत है. हमारे पास कन्वर्सेशन का स्पेस नहीं है, ट्रस्ट में. हम एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं, ना पार्लियामेंट में ना सड़क पे. तो वो स्पेस थोड़ा सा अपने को मांगता है. Well, I guess that was all from my side. Thank you so much, Raj, for being here. I hope you had a great time. Thank you, Aftab. It's a pleasure being here, and I got myself into the conversation where even I did not know till today that I would be speaking so Widely. and
especially the kind of conversation and topics you initiated. A lot of things I never thought, but I had like experience. So thank you for pushing me to that extent where I can speak my mind. My pleasure. Thank you so much for being here. Thank you.